सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ पंच और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और ख़बरों के मुताबिक इजलास में एहतजाज या धरने के नाम पर अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त न देने का फ़ैसला कर लिया गया। अहम बात यह है कि इजलास से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात भी की है और ख़बरें ये भी बता रही हैं कि तकरीबन 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही और इस मुलाकात में जो 24 नवंबर का जो एहतजाज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस एहतजाज को फ़ाइनल कॉल कह रही है, इस हवाले से अहम उमूर ज़ेर बहस आए। दूसरी जानिब पेशावर में होने वाली अहम बैठकों के असरात वफाक में भी नज़र आने लगे हैं और आज सेनेटर फैसल वाडा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशगोई की कि कुछ भी नहीं होगा। 24 नवंबर को कोई रिहा नहीं होगा, एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI की कॉल का जो नतीजा है वो 0/0 निकलेगा। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अली अमीन गंडापुर को हदफ तनकीद बनाया। कहा कि सूबे के वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं। अपने तजियाकारों से जानेंगे कि 24 नवंबर को क्या होगा, क्या फाइनल कॉल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है वो उसमें कामयाब हो सकेंगे और इस बार की जो फाइनल कॉल है वो वाकई फाइनल कॉल है, एहतजाज कामयाब होगा या ये पानी का बुलबुला साबित होगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। तहरीक जवानान पाकिस्तान के रूह रवां अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके अलावा ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तजियाकार हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शाम साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आपको क्या लगता है इस बार जो फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है वो फाइनल ही होगी ना सर? देखिए, इससे पहले भी कई दफ़ा कॉल फाइनल दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद फिर सॉरी करके पीछे हटे हैं। और वैसे तो अलीमा बाजी आज कह रही थी कि जी 8 फरवरी को पहली कॉल थी और अब 24 नवंबर की कॉल है, लेकिन बहुत सारी कॉलें दी गई और आपने देखा मुसलसल वो एहतजाज की कॉलें जो है ना वो नाकाम हुई। आपने देखा कुछ भी नहीं हो सका अब तक। देखिए, एक बात जवाब बड़ी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ ये बताती है कि पाकिस्तान में तब्दीली 2 तरह आती है। या तो 77 की तरह लाशें गिर जाएँ, कौमी इत्तेहाद जो है ना वो नाशे लेने में कामयाब हो जाए, तो उसके नतीजे में भुट्टो साहब की छुट्टी हुई थी और हाथ उनके भी कुछ नहीं आया था। इवेंचुअली माशाल्लाह लगा और ज़ियाउल हक जो है ना वो मौजें करता रहा 11 साल तक। या तब्दीली आती है कि इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो, इस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट करे, तब तब्दीली आती है। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जो 2018 का इलेक्शन आपको जितवा के लेके आई थी। आपकी पार्टी के लोग आज भी ये बात करते हैं कि 30 सीटें अगर मज़ीद हमें ना दिलवाई जाती तो हमारी पार्टी इख्तियार में नहीं आ सकती थी। कम वक्त होता है, मैं 2-3 चीज़ें बड़ी आपको जल्दी बता देता हूँ। अली अमीन गंडापुर जिनको कहते हैं मैन ऑफ 2 फेसेस जवाद, उन्होंने पहले भी वो आप देख लें जिस तरह दोनों तरफ विकेट के खेल हैं, आज भी जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जो मुझे मेरी इत्तला है वो ये है कि उन्होंने इवेंचुअली बानी PTI ये उनको कह रहे हैं कि जी मेरी किसी तरह से सिपा सलार से बात करवा दें और मेरी मुलाकात करवा दें। तो वहाँ से तो जवाब आ गया जी मुलाकात नहीं होगी। आपने गार्डियन अखबार बरतानिया की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ ली होगी कि इमरान खान साहब का सारा मकसद इस ख़ास तौर पे नई मुहिम जुई का एडवेंचर का है कि फ़ौज को मुज़ाकरात पे राज़ी करे, लेकिन फ़ौज की तरफ से जवाब दे दिया गया है कि जब तक 9 मई पे आप कौम से माफ़ी नहीं मांगेंगे आपके साथ मामला तय नहीं हो सकता। देखिए, अब अगली सूरत हाल क्या बन रही है कि इसके बाद भी मैंने कल भी बात ये की थी, कुछ लोगों ने बाहर से आके भी इनको समझाया है कि 24 के बाद वो कहते हैं फिर आपको मिलेंगे, फिर आपको नुकसान होगा। असल मसला जवाब यह है कि ये उस फौलादी बयानिए के अंदर फंस के बैठ गए हैं। वो बयानिया बनाया ये कि जी आज अगर मैंने सियासी लोगों से हाथ मिलाया, हाँ ये कहा जा रहा है, जो खबरें भी आ रही है कि हुकूमत के साथ बातचीत की हो सकती है, बात फ़ौज के साथ नहीं होगी, इनके साथ मिल के ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं। अब यह कि इतना कुछ करने के बावजूद उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने करके देख लिया। आप देखो बातचीत होगी भी ये 24 नवंबर एक और 9 मई खुदा न खास्ता होने जा रहा है, कुछ ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी? देखिए, मैं बताऊं, ये जो अलीमा बाजी कह रही है ना कि जुमरात तक का हमने टाइम दिया है, इसका मतलब यही है कि वो बातचीत करना चाह रहे हैं, किसी तरीके से कोई चाहते हैं हमें कोई ऐसी बात मिल जाए। देखिए, स्टोलन मैंडेट तो नहीं मिल सकता ना आपको कि आप इनका इस हुकूमत को जैसे भी आई है आप 45 की कहे, 6 की कहे, जो भी कहे, वो तो अब इस तरह तो नहीं जा सकती ना। अब सवाल ये कि उम्मीदें क्यों टूट रही हैं? उम्मीदें इसलिए टूट रही हैं कि अदलिया से उम्मीद थी, बांधी थी, वहाँ से नहीं मिली। इस्टेब्लिशमेंट से था कि वो फ़ौज के अंदर कुछ लोग हमें सपोर्ट करेंगे, वो बात नहीं हुई। इनका ख्याल था कि जी इकॉनमी मेल्ट डाउन कर जाएगी, वो भी नहीं हुई, बेहतरी आना शुरू
होगी। इनका ख्याल था कि जी बाहर से सपोर्ट मिलेगी, वो भी नहीं मिली। तो ये डेस्परेशन के फैसले हैं। देखिए सियासत में कहा जाता है जवाद कि आप फॉल बैक करने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि जनाब सारी कश्तियां जला के आप मैदान में आ जाएं। ठीक है, आपका वोट बैंक इंटैक्ट है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके लिए सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। आपको कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा अपने लिए, कोई जिसको कहते हैं रिलीफ लेने के लिए। अब जब बहाने बनाते हैं कि जी हमें 26 आईनी तरमीम ख़त्म की जाए, असल बात यह है और याद है कि जी जमहूरियत को बहाल किया जाए। असल बात यह है कि आप बानी PTI की राय चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार है, वो इस तरह नहीं होगा। जो आप अगर अपने रवैये पे नादिम नहीं होंगे, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अपने रवैये पर पहले नादिम होना पड़ेगा, कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? शाम साहब ने जैसे कहा कि अवाम आपके साथ अब आने के लिए तैयार नहीं, लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है, जितनी मर्जी कॉल दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अभी एहतशाम साहब ने 26वीं आईनी तरमीम की बात की। मैं थोड़ा सा आपको माजी में ले जाऊं। 2000 जब इनकी हुकूमत थी PTI की, तो आपको याद है कि खुद वजीर आज़म कहते थे कि मुझे जो है इंटेलिजेंस इदारों की और रावलपिंडी की मदद के बगैर मैं अपनी तरमीम जो थी, जो अपने बिल थे, वो पास नहीं करवा सकता था। तो ये तो उस टाइम पे जब इनकी वजारत उज़्मा थी तब ये आलम था। तो अभी ये 26वीं आईनी तरमीम को कैसे फारिग कराएंगे, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ जो बात है कि इस टाइम पे उन्होंने देखें, बुशरा साहिबा जो हमेशा से ये कह रही थी कि जी वो घरेलू खातून है। पहली बात यह है कि घरेलू खातून होती तो सीधा वो अडियाला के जगह, अडियाला से जब रिहा हुई तो वो बनी गला अपने घर पे जाती, लेकिन वो पेशावर चली गई। तो वो बात तो उस दिन वाज़ेह थी। उससे पहले भी आपको याद होगा कि जो अरसलान उनके मीडिया थे हैंडलर, उनको कहती थी कि आप ये बयानियां बनाएं और बिल्कुल झूठे बयानिए। और फिर आपको याद है कि वो जो तोहफे तहफ़ के भी जो मामला था, तोशा खाना, उसके हवाले से भी उनकी एक ऑडियो लीक आई थी। लेकिन बहरहाल इस सब के हट के जो अल जहाद के वहाँ नारे लगे हैं, ये बड़ी गलत बात है। उसकी वजह यह है कि जहाद जो होता है वो रियासत डिक्लेयर करती है उलमाए कराम के साथ और लोगों के साथ, जय्यद लोगों के साथ बैठ के। ये कोई और फिर ये क्या, ये कौन सा जहाद है? ये क्या आपका कोई ज़ाती मफाद है? पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो जहाद हुआ करता है या पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स खेली जाती है? अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब से मेरी अभी तकरीबन कोई पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, तो उसके अंदर जब उनसे सवाल पूछा कि भाई आप रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं इन जलसे जलूसों के लिए, तो उनका ये कहना था कि जी मुझे अवाम ने मैंडेट दिया है और मैं खैबर पख्तूनख्वा का तमाम जो वसाइल और ज़खायर हैं और उनकी मईशत है वो मैं जहाँ चाहे लगा सकूँ और वो जलसे जलूसों पे लगाऊंगा मैं। तो ये उनका कहना था। अब यहाँ देखें, जहाँ तक ताल्लुक है पंजाब से, तो पंजाब और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जो दो शहर जहां से इनको हमेशा तकवीत मिलती थी, मैन पावर जो है वो आया करती थी, वर्कर आया करते थे, वो वर्कर नहीं आ रहे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो खान साहब का बयानिया था कि जी हम कोई गुलाम हैं, अब ये पता चला है कि हम गुलाम हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अमरीकी साजिश तब वो थी हराम साजिश थी, अब वो हलाल जो है वो मदाखलत होगी। तो ये वो तमाम बयानिया हैं जिससे जवाद साहब, नौजवान नस्ल जो है बुरी तरीके से कंफ्यूजन का भी शिकार हुई और मायूसी का भी शिकार हुई। इस वजह से मैं एहतशाम साहब से ये बात इत्तफाक राय रखता हूँ कि अवाम जो है वो सड़कों पर नहीं निकलेगी और जो लोग आएंगे KP से वो इस वजह से क्योंकि हुकूमत वक्त है ना जी, जाहिर है किसी के मफादात जुड़े होते हैं। लेकिन ये कहना कि 5000 MPA लेके आएगा और 10,000 जो है MNA लेके आएगा, ये मेरे ख्याल में एक सिर्फ ख्वाबों की बात है। अगर वहां से 20-25 हज़ार भी आदमी आते हैं, तो कल ही शॉट थे जो अली अमीन गंडापुर साहब ने इजलास बुलाया था। अभी तो मजीद भी इस बारे में खबरें सामने आ रही हैं कि खुश नहीं है, क्योंकि जो अचानक से कॉल दी है उस पर पार्टी क़यादत एक पेज पर नहीं है। जी जवाद साहब, और फिर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कभी क्या पार्टी की क़यादत की टोपी जो है अलीमा साहिबा को पहनाई जाती है, कभी वो उमर अयूब साहब के पास आ जाती है, कभी वो गौहर साहब के पास चली जाती है, कभी जो है जी अब तो देखिए ना, इसका मतलब यह है कि पार्टी जबरदस्त किस्म के दबाव और जो आपस में खलफशार है उसका शिकार है, जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी एक आदमी पे भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, पार्टी खलफशार का शिकार है। जाहिर शाह शिराजी साहब, आपको लगता है कि इंसाफ ने तो 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है, क्या होने जा रहा है? क्या रिहा करवाने में कामयाब हो जाएंगे बानी PTI को? जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और हमें ज्वाइन किया सीनियर तज़कियाकार PJ मीर साहब ने भी। सर आपको भी शो में वेलकम करेंगे, आपसे भी सवाल से जवाब लूँगा। शिराजी साहब पहले ज़रा आप रिस्पॉन्स कर दें। देखिए जवाब, मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ जो
साथी हैं उनसे ज़रा सा इख्तिलाफ करूँगा। हम इन चीज़ों को इतना सीधा भी ना लें जितना नज़र आती हैं। देखिए, एक चीज़ है, एक सूबे के अंदर एक लोगों ने मैंडेट दिया है, चाहे वो ठीक दिया है गलत दिया है वो एक अलग बात है। बेशक जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है वो बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव अगर कोई जत्था लेके जाते हैं तो हम कोई भी शायद एक सेंसिबल आदमी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो बिल्कुल गलत अमल होगा और मेरे ख्याल में ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ना तो गवर्नमेंट की मशीनरी को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त पैनिक का शिकार है, मुझे पता है एक पार्टी है वो अपने लीडर के आज़ादी के लिए जो है वो जाना चाहती है, प्रोटेस्ट करना चाहती है, इस्लामाबाद की तरफ आना चाहती है, तो ऐसा महाज क्यों पैदा किया जा रहा है कि जैसे लगता है कि कोई पानीपत की लड़ाई हो रही है, इधर से फौज आ रही है और उधर से फौज रोकने की कोशिश कर रही है। ये तो अवाम को तासुर ये दिया जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि मीडिया के ऊपर जिस किस्म की स्टेटमेंट फेडरल गवर्नमेंट दे रही है और जिस किस्म की जो है केपी के जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप दे रही है, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई तलवारें लेके इसको अब ये 24 नवंबर वाली को आप कौन सी सियासी जमात अपने लीडर की, ये देखिए मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ ये वॉर ऑफ नर्व्स है। ये इसमें कोई ऐसे कमाल की बात नहीं है। ना तो फेडरल गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि जो है वो बिल्कुल जोम में रहना चाहिए कि शायद हम जोर इस्तेमाल करेंगे, लोगों को मारेंगे, लाशें गिराएंगे, ना वो बयानियाँ बनाना चाहिए। दूसरी बात देखें, जो तैयारियाँ यहाँ इस वक्त हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा चीज़ें काफ़ी चेंज है और इतना आसानी से ना लिया जाए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इतना बड़ा जो यहाँ से एक लश्कर जाएगा वो कहीं बानी PTI को आज़ाद करा लेगा, ऐसा होगा नहीं। लेकिन बिल्कुल ये एक प्रेशर टैक्टिक है जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप आजमाना चाहती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आया फेडरल गवर्नमेंट को कौन सा प्रॉब्लम है अगर कोई पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है अपनी लीडर की रिहाई के लिए, वो मुतालबा कर रही है कि उनके खिलाफ केसेस गलत हैं, वो कहती है कि उनका ट्रायल होना चाहिए, चाहे तोशा खाना केस है, दूसरा केस है, अदालतों में ट्रायल करके आप बेशक देखें। देखिए, खान साहब ने बाहर आना है ट्रायल के बाद ही। हाँ, एक फैसला उन्होंने खुद करना है कि उन्होंने वाकई इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करनी है या नहीं करनी। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसके इधर उधर नहीं जाया जा सकता। हाँ, अब जो फेडरल गवर्नमेंट का बयानिया वो ये है कि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, उन्होंने अपनी साख को कुर्बान किया, उन्होंने वोट की इज्जत को कुर्बान किया, उन्होंने नवाज शरीफ को कुर्बान किया और उसके बाद इतनी जल्दी उनकी हुकूमत नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल ये उनका हक बनता है, वो अपनी हुकूमत को सस्टेन करने के लिए हर किस्म का अमल जो है वो करेंगे। आखिरी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे भी पता है। देखिए एक चीज में नहीं, एक सेकंड जी जवाब शाम साहब मुझे बात मुकम्मल करें, बेशक आप जुमला कहिएगा। मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो ये है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम को चलाने के लिए शायद उनका एक बड़ा रोल है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हम सब बड़ा ओपनली एडमिट करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वाकई उस हुकूमत के साथ होती है जो कि इक़्तिदार में होती है। मेरे ख्याल में यहाँ KP के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट KP हुकूमत के साथ है, फेडरल में वो फेडरल हुकूमत के साथ है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने जो रोल अदा करना है वो ये है कि वो इस तसादुम को रोके। अब उन्होंने कैसे रोकना है, सियासी लोगों को इन्वॉल्व करके रोकना है, अदालतों के थ्रू रोकना है, किस तरीके से रोकना है, कोई जिरगा करके रोकना है, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी अच्छा साहब, ये तमाम जितना नेटवर्क बना है या जो ताना बाना बना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। देखिए एक चीज़ जवाब बड़ी क्लियर है कि ये 24 तारीख की डेट देने का मकसद, जो आज इन्होंने भी फैसल वाडा ने भी कहा, पहले से भी लोग कह रहे हैं कि 25 को शायद फर्द जुर्म लगने जा रही है, तो शाखाना 2 पे भी और दूसरे और केस में भी। तो चलें ये ठीक है। मैं ये कहा, मैं ज़ाहिर शाह मैं कहता हूँ बिल्कुल उनको एहतजाज करने का हक़ है, जमहूरी हक़ है, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या ये हक़ ऐसा है कि जब वो आएँ, जितने दिन के लिए आएँ, पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को जहन्नम बना के रख दें, सारे रास्ते बंद कर दें, अस्पताल बंद हो जाएं, स्कूल बंद हो जाएं, दफातर बंद हो जाएं। भाई जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि मखसूस जगह ले लें, आप एक जगह मखसूस ले लें, वहाँ पे एहतजाज करें, आपको क्यों लगता है कि हम डी चौक पहुँच के अपना अब्दुल्ला गुल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शाम साहब गालिबन शायद आपसे बात करेंगे या इख्तिलाफ करेंगे। जी पढ़े लिखे लोग हैं, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, शाम साहब आप उनको इजाजत दे देना। जी मैं तो कह रहा हूँ जगह ले लें, लेकिन डी चौक पे आने का क्या मकसद है यार? आप F9 पार्क ले लेना, आपको जगह देनी चाहिए, जगह है, तमाम जमात जाती है इत्तेजाज के लिए। जी अब्दुल्ला बिल्कुल साहब, वहाँ इस तरह का आपका करते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। एक जुमला मेरा भी सुन लीजिए हजूर। एक जुमला शराजी साहब ने जैसे बात कही है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें एक छोटी सी मेरे ख्याल में जो दुरुस्तगी है वो कर लिया जाए। ये नहीं है कि इमरान खान बात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि वो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करेगी। नो,
इमरान खान बात करना चाहते हैं और बहुत बेताब हैं। ये अलग बात है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आंसर है योर टेलीफोन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। बिल्कुल ठीक। आपका जो ये एक जुमला है, ये तमाम सवालों का जवाब है। पीजे मीर साहब, ये 1 साल बाद अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहेगी फिर मुल्क का हाल क्या होगा? ठीक है शिराई साहब। पीजे मीर साहब, आपको लगता है फाइनल कॉल एस्टेब्लिशमेंट जरूर करेगी जब आप डील कर चुके होंगे कि आप यू गोना बिहेव नाउ, फिर होगा। ठीक जी। पीजे मीर साहब जी, तो कर लेंगे ना जी, 1 साल में कर लेंगे, क्या बात है? शिराई साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ, पीजे मीर साहब का जवाब ले लें। जी पीजे मीर साहब। देखिए, इस वक्त जो आप सिनारियो देख रहे हैं, इस सारे सीन के अंदर वेदर इट इज पीटीआई और वेदर इट इज द इनकम्बेंट गवर्नमेंट और दूसरे ये अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। सिंपल एज दैट, देयर इज नो अदर वे। अब बात आती है कि गवर्नमेंट, बिल्कुल शराजी साहब इज राइट इन अ वे, ये गवर्नमेंट पैनिक क्यों कर रही है भाई? हम यहाँ डेमोक्रेसी के नारे लगाते हैं, लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी भी अच्छी है, एंड देन वी पुट इन हर्डल। ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता इंटरनेशनली। हमारी सोचें हैं बड़ी मायोपिक, बड़ी छोटी सोचें। आप इंटरनेशनल सोचो से बात करो। आप जब तक इस लेवल पे बात नहीं करोगे कि जी उसको बंद कर दो, इसको ये कर दो, दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज नेगोशिएशंस। इसके अंदर आई ब्लेम पीटीआई for not responding to the government, and I blame the government for not reciprocating with the opposition. Opposition हमेशा traditionally इसको देखा जाता है as a government in आप कह लो कि government in waiting. तो government in waiting को जो होती है उसकी आपने popularity देख ली है ना। आप कुछ कह सकते हैं ना, मैं आपके अवाम जवाब देती है। So अवाम is number one. तो क्या हम अवाम को, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द अदर, क्या हम इसको सप्रेस रखेंगे? क्या हम इसको इसी मोटे सुप्रेंडाई के साथ चलेंगे कि जिसकी लाठी उसकी बहन? दिस इज नॉट डेमोक्रेसी मैडम। इसके अंदर हमें एक दूसरे से कंसिडरेशन और जो मेन चीज है, एक डायलॉग होना चाहिए। हमारा मोनोलॉग चल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। इस मोनोलॉग को कन्वर्ट करो डायलॉग में एंड देन कम टू एन कंक्लूजन। आप कल चले जाएं, 24 को चले जाएंगे, गवर्नमेंट कहनी जाएगी, गवर्नमेंट टॉपल नहीं होगी। अगर इस तरह गवर्नमेंट टॉपल होने लगी तो देन कॉल इट अ बनाना रिपब्लिक। जो आपने काम करने हैं वो पार्लियामेंट में करने हैं। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। पीजे आई हेट टू इंटरप्ट यू, देखिए पीजे आई हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक सवाल अब बनता है, मैं आपसे पूछूंगा। बातचीत के लिए ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं हमारी ऑफर मौजूद है। ये गवर्नमेंट से बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इनके फौज से क्यों उनकी बात की जाए? जो गवर्नमेंट तब दे उससे बात करें ना, जो कहती है आप बैठ के बात करें। जी पीजे। इत्तेशाम साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की। ये सब यही करते हैं, ये सारों ने यही किया हुआ है। हम इग्नोर कर रहे हैं कि पहले पीपुल्स पार्टी क्या, ये पीएमएलएन क्या, ये सब ने ये किया हुआ है। जो आज ये जो कर रहे हैं, ये आपका एक नेशनल एसओपी है कि जिसकी प्रॉब्लम होती है गेट नंबर 4 पे पहुंच जाता है। ये सब पहुंचे हुए हैं, तो आज ये कर रहे हैं, तो हमें एक डिफरेंट सिनेरियो नजर आ रहा है। but the procedures are the same. But we've got to get out of this procedure. Why speak to the army? Army is not one of those people who are running the country. It is a political diaspora. आपने political talk करनी है। फौज के साथ क्या करना है? फौज के साथ आप आज करेंगे, कल कोई और जाके बैठ जाएगा। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये एक और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है। ये एक टेस्टर है शाह साहब, जो आपने बात की है, ये एक फीलर है। इस फीलर को देखेंगे एंड देन दिस फीलर विल रिफ्लेक्ट इंटरनेशनली। मैं आपको बता रहा हूँ, जनवरी में द सिचुएशन विल बी चेंज। आई कांट डिस्क्लोज द सोर्स, बट उसी अमेरिकन सोर्स ने मुझे बताया कि योर सीन विल बी चेंज इन जनवरी। अब हाउ मच इट चेंजेस, व्हाट हैपेंस, दैट रिमेन्स टू बी सीन। So this is a critical period for us to get our house in order and then work together. Why do we need foreign intervention? हम सब रोते हैं इसके अंदर। तो इस चीज को हमने एक्सीलेंट, ठीक है। बहुत अहम। तो पीजे मीर साहब, आपने बात कर दी कि 24 नवंबर को कुछ होना हो, जनवरी में जरूर बहुत कुछ हो जाएगा। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे शो में, आपका बहुत शुक्रिया। ध्यान देना, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज लंदन में बैंकरप्ट करार दिए गए। उसके जवाब में जो शरीफ फैमिली के तर्जुमान हैं, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि हमें तो दिवालिया करने के अमल का आगाज़ भुट्टो दौर से शुरू हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तो पहले ही नाराज़ थी, अब जो दीगर रहनुमा है वो भी मज़ीद नाराज़गी का इज़हार करें। नदीम अफजल चंद साहब ने बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर पार्टी की क़यादत पाबंद ना करे तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दें। जो पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान
इस वक्त तनाव पैदा हो रहा है, ये मजीद बढ़ेगा या कम होगा? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान तनाव की सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है। जो हसन नवाज़ लंदन में बैंकक्रप्ट हुए, उस पर शरीफ फैमिली के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भुट्टो दौर को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। पीपल्स पार्टी के सरगर्दा रहनुमाओं का मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि भुट्टो दौर कहाँ से भाई बीच में आ गया, आप आज बैंकक्रप्ट हुए हैं, वो भी लंदन में। 50 साल पिछले दौर का इसमें कसूर क्या है? और पार्टी क़यादत ना रोके तो फिर हम आपको बड़ा अच्छा सा इस पर जवाब भी दे सकते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो हुकूमत के दरमियान तनाव बढ़ रहा है, ये ख़त्म होगा या मज़ीद बढ़ेगा? जवाब साहब, मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा, लेकिन पीजे साहब ने एक बात कही, मैं उसको जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि गेट नंबर 4 से किसने बात नहीं की। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, लेकिन मसला यह है कि किसी ने गेट नंबर 4 तोड़ा नहीं था, किसी ने 9 मई नहीं किया था। उन्होंने जबानी गोलाबारी जरूर की होगी, लेकिन अमलन कोई नहीं किरदार अदा किया। इस वजह से लोगों को अचंभा हो रहा है कि आप जिनके खिलाफ थे, जिस स्टैब्लिशमेंट को आप जो है बहुत बुरा भला कहते रहे, आज आप उससे बात करना चाह रहे हैं। ये बात खत्म हो गई, पीपल्स पार्टी पे बात करते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग का जो है एक आपस में कॉम्बिनेशन है। आपको याद है, मैं आपके साथ पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये एक जो बिल्कुल अननेचुरल कॉम्बिनेशन है और ये सांझे की हंडिया है। ये चौराहे में तो फूटेगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि उनके ऊपर जो मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं और खास तौर पे तहरीक इंसाफ का जो प्रेशर है, उसने उनको यूनाइट किया हुआ है। अब ये देखें ना, पीडीएम में जब बात हुई तो तमाम एक्सट्रीम जो राइट था, यानी कि मुस्लिम लीग, वो एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ जा खड़ी हुई और एक्सट्रीम लेफ्ट ने एक्सट्रीम राइट के साथ लग गया। तो दोनों पार्टियों के अंदर आपस में एक जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो अपनी जगह मौजूद है और वो टकराव दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन जहां तक मेरे ख्याल में ये इस स्पेसिफिक बयान का ताल्लुक है कि दिवालिया होने में, तो मेरे ख्याल है उनका इशारा जो है वो नेशनलाइजेशन का वो प्रोसेस जो भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ, जिससे इंडस्ट्री जो है वो नेशनलाइज की गई, तो शायद ये उनका इशारा था। लेकिन उस बात को तो खत्म भी हुए हुए अरसा हो गया, उसको आज के दौर से दिवालिये से जोड़ना इतने सालों के बाद, मेरा ख्याल है कि ये कोई ज्यादा कोई दानिशमंदाना अप्रोच नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो अभी आपस में गोलाबारी तो चलती रहेगी और फिर एक गम और भी है, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी शुरू में इक़्तिदार के अंदर आना चाहती थी। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं वो तो ले ली, लेकिन अब जो वो चाहते थे कि हुकूमत के अंदर आए, और इसी वजह से एक एक मिनिस्टर के पास तकरीबन 3-3 मिनिस्ट्रियां मौजूद हैं। उनको इसीलिए रखा गया था कि जब बाद में बंदर बांट होगी तो पीपल्स पार्टी के लोगों को उनकी मिनिस्ट्रियां मिलेंगी। लेकिन अभी तक जो है पीपल्स पार्टी अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाई, या शायद ये कहें कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कॉन्फिडेंट तो एक छोटा लफ्ज होता है, वो टू मच कॉन्फिडेंट है। और उसकी वजूहात भी ये है कि अभी जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर उनको मालूम है कि हमारे ऊपर कोई भी थ्रेट आएगी तो मेरा ख्याल है कि उसको बकायदा ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक तरीके से काउंटर जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल मेरे ख्याल में अगर वो ये सोचते हैं तो कोई गलत भी नहीं सोचते। तो शायद ये वजह है जो उनका ओवर कॉन्फिडेंट होना हुकूमत का, और पीपल्स पार्टी की डेस्परेशन जो है वो भी मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब जो है जाहिर है ये हसन साहब की जानिब से आया, तो जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब जो है इस टाइम पे वो हुकूमत से बाहर है। और हुकूमत से बाहर होने का मतलब यह है कि उनको गिला भी बहुत है, शिकवा भी बहुत है। इलेक्शन कैंपेन में तो वही वजीर आजम थे, लेकिन जब असली पर्दा उठा तो फिर पता चला कि यहाँ तो हीरो तब्दील हो गया, और घर जो है वो उसके अंदर भी हमने तकसीम देखी। खास तौर पे जब 26वीं आईनी तरमीम के लिए मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद आए और वो उस दिन दाल ना गली और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास ना हो पाई, तो उसमें आपको याद है कि वो शहबाज शरीफ साहब से मिले बगैर उसी शाम जो है वो मगरिब के ऊपर लाहौर चले गए थे। और ये बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि दोनों जो मेरे ख्याल में खानदान के अंदर एक ज़हनी तकसीम जो है वो वाज़ेह मौजूद है। ठीक, नईम कुरैशी साहब सीनियर तज़कियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया अपना प्रोग्राम में कीमती वक्त देने के लिए। आपको क्या लगता है जो तनाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान में, ये हुकूमत के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, और क्या आने वाले दिनों में ये तनाव कम होगा या मज़ीद बढ़ेगा? जी बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आने वाले दिनों में इस तनाव में इजाफा देख रहा हूँ।
क्योंकि ये बड़ा अहम सिग्नल है। जब कोई सिटिंग गवर्नमेंट जाने वाली होती है तो उनके एलीज जो है वो इसी तरह छोड़ते हैं, इसी तरह नखरे करते हैं, इसी तरह की शिकायतें करते हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अब एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जिस तरह अभी गुल साहब फरमा रहे थे कि ये दोनों पार्टियों का एक बैकग्राउंड है, हमेशा से ये एक दूसरे की मुखालिफ रही हैं, लेकिन इमरान खान ने सही कहा था कि ये सब मेरे खिलाफ जमा हो जाएंगे। तो जमा तो हो गए हैं, लेकिन इख्तिदार की बंदरबाट में हरचंद के बिल्कुल सही है कि बहुत सारे आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन उन्हें मजीद वजारतों की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ये भी सोचते हैं कि जो 26वीं तरमीम के लिए जितनी बदनामी उन्होंने मोल ली है, लेकिन उसके नतीजे में उन्हें वो सब कुछ नहीं मिलने वाला जिसकी वो तवक्का कर रहे थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हसन नवाज की जो बैंक्रप्सी है उसमें बिला जवाज नून लीग के तर्जुमान ने ये बात शामिल की कि साहब उन्होंने ये बताया कि दिवालिया होने की भी एक तारीख है। जो कुछ भी शरीफ खानदान के साथ जुल्म इस मुल्क में उन्होंने उसको भी शामिल कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत में जो नेशनलाइजेशन हुआ था उसमें इत्तेफाक फाउंड्री भी चली गई थी, तो उसको रेफर किया है। लेकिन ये जुल्म की कोई तारीख या कहानी नहीं है जिसका उन्होंने आज जिक्र किया। आज नया मामला है, लंदन में जिस तरह हुई है उससे उनकी बहुत बदनामी हुई है। और जब भी कारोबारी हलकों में इस किस्म की सिचुएशन पेश आती है तो लोग यकीन नहीं करते कि जबकि उनकी इतनी बड़ी कारोबार एम्पायर है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को करप्ट डिक्लेयर करवा दिया है, मैं समझता हूँ लंदन हाई कोर्ट की तरफ से ये उनके लिए बड़ी बदनामी का सबब है। उनके खानदान के लिए और उनके कारोबार के लिए बहुत नुकसानदा होगा और सियासी तौर पे भी उनके लिए नुकसानदा होगा। पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ इस वक्त मौके से फायदा उठाना चाहती है, इसके अलावा इसके कोई और मकासद नहीं है, इन इख्तलाफात के और कुछ भी नहीं है कि वरना ये पूरी तरह मुस्लिम लीग नून के साथ ही है। 26वीं आईनी तरमीम में भी इनका किरदार है। और देखिए जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है उसमें भी ये उनके साथ है। आईनी अदालत बनाने में भी, जुडिशरी का किरदार खत्म करने में भी पीपल्स पार्टी पूरी तरह इनके साथ हम रकाब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब, आपको क्या लगता है एक बढ़ता हुआ तनाव, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले ही नाराज थे, ऐसे में शरीफ खानदान के तर्जुमान का ये मौक़िफ़ सामने आना कि भुट्टो दौर से हमें दिवालिया किया जा रहा है, ये जलती पर मजीद तेल नहीं छिड़क रहा? देखिए जवाब, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतनी बड़ी जो रॉकेट साइंस है जो हमें समझ ना आ सके। हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। उन्होंने एक बयान दिया, उसकी बैकग्राउंड में अभी आपको थोड़ी देर बता देता हूँ। लेकिन अहम बात यह है कि ये दोनों पार्टियां जो है ना, इनको लगता है कि इनका मुश्तरका सियासी हरीफ इमरान खान है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ये जब भी बात कर रहे होते हैं मैक्सिमम कंसेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ औकात में कोई ना कोई अपनी डिमांड एक दूसरे को देते रहते हैं। वो 90s का दौर चला गया। 20 साल जो पैथोलॉजिकल हेट्रेड थी इन दोनों पार्टियों के दरमियान, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और मरहूमा बेनज़ीर की, उसके बाद ख़त्म हो गया। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। फिर आपने देखा 2 माह बाद मिलेनियम होटल में वहाँ पे APC होती है जिसमें सारी पार्टियाँ इंक्लूडिंग इमरान खान जाते हैं। वो कहते हैं जी हाँ ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम जो है ना वो करनी चाहिए। बहुत से हवालों से उन्होंने बात की थी कि आईनी बेंच बनना चाहिए, आईनी कोर्ट बननी चाहिए। अब सवाल है कि इस वक्त बयान देने का मकसद क्या हो सकता है। देखें, कुछ चीज़ें हकीकत में जवाब हमें देखनी पड़ती हैं। अभी जो कहा जाता है कि जी उन्होंने कहा कि जी हमारी एम्पायर को नुकसान पहुँचाया गया, नेशनलाइजेशन, कोई भूल गया है? मेरे ख्याल में मैं भूल गया तो मैं याद करा देता हूँ कि जब इत्तेफाक फाउंड्री को लिया गया था, नेशनलाइज किया गया था, जब ज़ियाउल-हक आ गए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ था? कितने अरबों रुपया का इनको लोन दिया गया, वो लोन माफ़ कर दिए गए। फिर उसके बाद एक इत्तेफाक फाउंड्री के बाद 22 फाउंड्रियाँ बनी थी, 22 इनकी इंडस्ट्रीज़ बनी थी। उसके बाद लंदन में अभी आप चले जाएं, इल्फर्ड में चले जाएं, मैंने वो देखे हैं 2 बड़े जो है हाई राइजिंग बिल्डिंग, वहाँ से कितना किराया आता है। बाय द वे एक ऑफिशियल फिगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दे दूँ, वो ये कहते हैं जवाब कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के दूसरे तीसरे अमीर तरीन आदमी है। $1.75 बिलियन, यानी $2.25 अरब जो है ना वो उनकी वर्थ है। अब मुझे बताएं कौन सा नुकसान हुआ? उसके बाद ये जो अपार्टमेंट्स हैं, एक अपार्टमेंट जो बेचा उन्होंने मलक रियाज को $40 बिलियन का, उसमें फंसे हुए हैं। तो लिहाजा मैं मानने के लिए तैयार नहीं, वो किसी तरह से जनाब इस वक्त दिवालिया हो गए। वो पैसा इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर चला जाएगा। वो वहाँ के नेशनल्स हैं दोनों भाई, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। सिवाय इसके कि मुझे लगता है कि इस वक्त क्योंकि जिस तरीके से
अपना बिलावल भुट्टो ने शिकवा शिकायत किया है, उधर से उन्होंने कहा चलें एक जवाब उधर से घर दिया जाए, अगरचे दिवालिये की खबर आई वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इनके दरमियान ऐसे कोई इख्तलाफात होंगे कि एक दूसरे को छोड़ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ना ही आप देख लें आइडियोलॉजिकल कोई नज़रियाती सियासत तो हमारे मुल्क में जवाब है नहीं है कि लोग उस पर स्टिक करके अपनी बात कर सकें। तो ये सारी मफादात की सियासत है, किसी के ज़ाती मफादात हैं, सियासी मफादात हैं, ग्रोई और फैमिली के मफादात हैं जिनको प्रोटेक्ट करते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया कहती है कि जी पाकिस्तान के लोग अमीर तरीन है, मुल्क गरीब तरीन है। तो सवाल ये है कि जी ये सारी बातें करने से आप कहेंगे दिवालिया, कौन मानेगा दिवालिया ने? आई डोंट बाई दिस थ्योरी एट ऑल। ये सिर्फ मौका देख के कोई बात करने की कोशिश की है, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है। उनके पास अरबों रुपये जिस पर मज़ीद मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। जाहिर शाह शिराजी साहब, आपको लगता है जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान चल रहा है वो विफाक के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, पहले बात मैं बैंक्रप्सी पे कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान में वतीरा रहा है शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली का कि यहाँ वो टैक्सेस अवेट करते रहे और टैक्स छुपाते रहे। अब देखें कि 50,000 या लाख रुपए पूरे साल में ये लोग टैक्सेस देते हैं। ये नहीं बल्कि दूसरे जो हमारे पॉलिटिकल अशराफिया है सबका यही हाल है। मेरे ख्याल में इंग्लैंड की अदालत से अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कराना ये भी एक अलग टैक्टिक है कि टैक्सेस को एवेट किया जाए। एक तो ये बात हुई। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने रोना धोना रोया और मिलाइन किया पीपल्स पार्टी या उनके दौर को, कि उनकी वजह से शायद ये बैंकरप्सी हुई है और उनकी इब्तिदा उन्होंने की है। मेरे ख्याल में ये भी एक कह सकते हैं कि एक बड़ी अच्छी मूव है अपने आप को मासूम साबित करने में और मजलूम साबित करने में। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं नहीं समझता। जैसे इमरान खान ने तो वैसी स्टेटमेंट दी थी कि शायद ये मेरे खिलाफ इकट्ठे होंगे, लेकिन जिस किस्म का यहाँ पे एक सिविल डिक्टेटरशिप का निज़ाम इन पार्टीज़ के अंदर है, क्या आप समझते हैं कि जो पार्टियाँ मुल्क के अंदर एक शैम डेमोक्रेसी का ढंडोरा पीटती हैं, उनके अंदर अपनी डेमोक्रेसी है? क्या पीपल्स पार्टी में है डेमोक्रेसी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में है, JUIF में है? क्या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिवाय आप समझते जमात इस्लामी या कुछ हद तक MQM, जिसके अंदर कोई शायद जद्दी पुश्ती विरासती पॉलिटिक्स नहीं चल रही? मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी या PMLN के दरमियान जब तक इमरान खान जैसा ख़तरा मौजूद है किसी किस्म का इख्तिलाफ रहेगा। ये बिल्कुल बयानबाजियाँ चलती रहेंगी। और उस दिन आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जो ओपनली कह रहे थे कि जो उनके साथ वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो 26वीं तरमीम से जाहिर बात है पहले कोई वादा किया गया होगा, कोई आम मिनिस्ट्रियाँ इन्होंने मांगी होंगी, वो मिली नहीं है। अब जाहिर बात उनका रोना धोना चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे कुरैशी साहब ने कहा कि जिस वक्त आपकी नैया डूब रही होती है तो आप इख्तिलाफात आपके अंदर बढ़ते जाते हैं। तो ये तो एक अननेचुरल लाइन्स है जो किसी वक्त भी कोलैप्स होगा। और मेरे ख्याल में वो शायद हुकूमत का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो जो कि ख्वाब देखा जा रहा था कि शायद 2.5 साल तक वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहेंगे और एक फार्मूले के तहत अगली दफ़ा फिर जो है वो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे, मैं इस चीज़ को डाउट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर मानिएगा कि पाकिस्तान के निज़ाम और पाकिस्तान के जो डेमोक्रेसी को जितनी इन शैम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नुकसान पहुंचाया, इतना मेरे ख्याल में उन लोगों ने नहीं पहुंचाया जिनको ये 24 घंटे ब्लेम करते रहे, क्योंकि उनके अदवार में फिर भी कोई डेवलपमेंट्स हुई है। अब देखिए, जब से बेनज़ीर भुट्टो साहब आई उसके बाद से जितना पीरियड गुजरा है, आप पाकिस्तान की हालत देखें कहाँ से कहाँ पहुँची है। बेशक आप मुशर्रफ को ब्लेम करते रहे, लेकिन उसके अंदर एक स्टेबिलिटी ज़रूर थी उस वक्त में, डिक्टेटर था या जो भी था, लेकिन आप देखते हैं निज़ाम चलता था, आपके सूबे सारे इंटैक्ट थे। अब तो आप देखें आप अलग अलग हो गए। पीपल्स पार्टी पंजाब में PMLN पीपल्स पार्टी सिंध में, PMLN पंजाब में, बलूचिस्तान आपका बिल्कुल धरा का धरा रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा आपने एक ऐसी पार्टी के हवाले कर दिए जो कि हमेशा जो है ना वो हाथ में तलवार लिए खड़ी रहती है। तो देखिए, आपने जो मुल्क की वहदत है, यूनिटी है, उसको सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए और अपने इक़्तिदार के लिए दाव पे लगाया है। अब यही पॉलिटिकल पार्टी जो बार बार प्रचार करती रही है, आप समझ रहे, इससे पहले बात हो रही थी कि जनाब जो गेट नंबर 4 किसी ने तोड़ा नहीं है। आपने देखा जो मुक्के लहराए जाते थे कि जनाब हम जो है वो बिल्कुल निस्त नाबूद कर देंगे, आवाज़ आती रही है। इससे पहले आप देख रहे हैं PMLN के जो लीडरशिप उनके बयान क्या थे। देखिए, मेरे ख्याल में ये इक़्तिदार के भूखे सियासतदान है। ये इस मुल्क में अपने आप और अपने इक़्तिदार को जवाल कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि प्रोलॉन्ग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी ड्रामा हो। मैं नहीं समझता कि इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहेगा जब तक इनका इक़्तिदार रहता है। शायद एक दूसरे से इक़्तिदार छीनने के लिए ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन अगर इनके मफादात मुश्तरक है तो ये कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, मफाद मुश्तरक हैं तो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, एहतशामुल हक साहब, नईम कुरैशी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तमाम मेहमान। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम के अख्ताम ये भी बताएं कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में G20 का इजलास हुआ है, अहम इजलास हुआ जिसमें तुर्की, सऊदी अरब, चीन समेत
दुनिया की मजबूत मईशतों के सरबराहान ने यूक्रेन गजा जंग पर तशवीश का इजहार भी कर दिया और दुनिया को दरपेश मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने पर जोर दिया है। यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान हुआ है और इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि G20 ममालिक को आलमी मसाइल जैसे मौसमियाती बहरान, जंगों के हल में क़यादत करनी चाहिए और G20 के ममालिक के पास बड़ी इक़्तिसादी सिफारती ताकत है जिससे उन्हें बुनियादी आलमी मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। G20 ममालिक जो है वो जंगों के खात्मे में भी कोई किरदार अदा कर पाएंगे या फिर नहीं, ये सवाल तो अपनी जगह कायम है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान G20 ममालिक में आखिर क्यों शामिल नहीं है। क्या भारत का असर रसूख है जो पाकिस्तान को G20 का हिस्सा नहीं बनने दे रहा है या वजह कोई और है? लेकिन एक बात तो तय है कि G20 ममालिक को अब हकीकत में भी अमली तौर पर भी जो इस वक्त दुनिया में इशूज़ चल रहे हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो या एशिया में जो कुछ चल रहा है या फिर कश्मीर में जो भारतीय बर्बरियत है या फिर जो मौसमियाती तब्दीली, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए G20 ममालिक को अमली तौर पर भी किरदार अदा करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।